साल 1967 के आंदोलन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में फूट से साफ हो गया था कि लेफ्ट का इरादा क्या है। मार्क्सवादी के एक धड़े ने कानू सन्याल के नेतृत्व में अपने नाम के साथ लेनिन जोड़ लिया था। इसके एक विंग ने आंदोलन की राह पकड़ ली थी, या यूं कहें कि उसे हिंसा का रास्ता दे दिया गया था। धीरे धीरे सरकार की नीतियों और विदेशी समर्थन से उसने रेड कॉरिडोर बना लिया। इस रेड कॉरिडोर ने कई साल तक आदिवासियों और देश के विकास को रोक के रखा। हालांकि वर्तमान में सरकार की नीतियों और प्रयासों के कारण अब यह काफ़ी हद तक सिकुड़ चुका है। नक्सलवाद के पार्ट 2 में हमने नक्सलवाड़ी आंदोलन के प्रारंभ और विस्तार की बात की थी। हमने बताया था कि कैसे इस आंदोलन ने नक्सलियों को जन्म दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे रेड कॉरिडोर बनना शुरू हुआ। आंदोलन से पहले और आंदोलन के बाद कांग्रेस सरकार की नीतियों, खास तौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तानाशाही ने नक्सलवाद को 9 राज्यों के 200 जिलों में कैसे पहुंचा दिया। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1969 में मार्क्सवादी पार्टी से अलग होकर कट्टरपंथी नेता चारू मजूमदार ने अलग पार्टी बनाने का फैसला लिया। मजूमदार ने हिंसक रुख वाले सुनील घोष, रणवीर समंदार और असीम चट्टोपाध्याय जैसे लोगों को अपने साथ लिया। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई। इसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPI-ML रखा गया। उसकी एक विंग का मकसद हिंसात्मक विरोध था। यहीं से नक्सलवाड़ी का आंदोलन क्रूर होता गया। समय के साथ नक्सलवाद की विचारधारा बदल गई। CPI-ML का सैनिक संगठन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी काफ़ी मजबूत बन गई। इस नेटवर्क ने भारतीय लोकतंत्र पर अविश्वास फैलाया। इसने चुनावों का बहिष्कार कराना शुरू किया। पश्चिम बंगाल से निकलकर नक्सलवाद तत्कालीन बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक फैल गया। आखिरकार कुछ सालों में इसने रेड कॉरिडोर का निर्माण कर लिया, जो आज तक आदिवासियों के विकास को रोके हुए है। रेड कॉरिडोर मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत में फैला एक ऐसा इलाका है जो नक्सलवाद, माओवाद, लेनिनवाद विद्रोह से प्रभावित है। यह वास्तव में कोई तयशुदा भौगोलिक सीमा नहीं है। यह करीब 200 जिलों का एक समूह है जहां नक्सली गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। हालांकि अब इन जिलों की संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। रेड कॉरिडोर ने सालों से नक्सलवाद को पनाह दिया है। वही नक्सलवाद जो जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। समाज और सरकार की इन्हीं गलतियों ने आदिवासियों को कम्युनिस्टों के करीब जाने को मजबूर किया। बाद में इन कम्युनिस्टों ने किसान, आदिवासियों, गरीब मजदूरों को भारत के खिलाफ ही हथियार देकर अपनी सियासी आग में झोंक दिया। अगर रेड कॉरिडोर के विस्तार की बात करें तो ये 3 फेज में 9 राज्यों तक पहुंचा। 1967 से इसका विस्तार शुरू हुआ और साल 2011 तक ये अपने चरम में पहुंच गया। हालांकि अब ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। फेज 1 1967 से 1973 नक्सली आंदोलन पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला। 1972 में चारू मजूमदार की मौत हो गई। यहीं से नक्सलियों का पावर सेंटर खत्म हो गया। फेज 2 1980 से 2004 नक्सलवादी पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैल गए। इस दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की और हथियार जमा करने लगे। इसी समय उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया। फेज 3 2005 से 2011 झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अलावा अब नक्सलवाद आंध्र प्रदेश में फैल गया। साल 2005 तक करीब 209 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे। हालांकि 2007 में इनकी संख्या 200 के आसपास रह गई। अब 2014 के बाद से नक्सलियों के खात्मे की शुरुआत हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में सरेंडर और एनकाउंटर दोनों ही मामले बढ़े हैं। खासकर 2019 के बाद बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये तो नक्सलवाद के उदय और उसके विस्तार के बाद खात्मे की टाइमलाइन है। अब इतिहास की बात करते हैं कि आखिर इन्होंने बंगाल से निकलकर विस्तार की राह कैसे पकड़ी। कैसे 50-60 के दशक में कांग्रेस सरकार की गलतियों ने आदिवासियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं।
नक्सलवाड़ी आंदोलन से कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में इसकी ज़मीन तैयार हो गई थी। साल 1952 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस सरकार और बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव में तनातनी रहने लगी। वो चाहते थे कि उद्योग लगें, लेकिन इसमें आदिवासियों की भलाई को दरकिनार ना किया जाए। हालांकि कांग्रेस की सरकार को उनका ये विरोध कतई पसंद नहीं आता था। इसके बाद भी प्रवीर चंद्र जल, जमीन, जंगल और आदिवासियों के अधिकार की आवाज़ उठाते रहे। सरकार ने उनको घेरने के लिए पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उनका प्रीवी पर्स छीन लिया। एक तरफ राजा को कमज़ोर करने की चालें चली जा रही थी, दूसरी ओर जापानी कंपनी ने बेल्डी माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। राजा ने जल, जंगल, ज़मीन बचाने का नारा बुलंद किया। उन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू ने उन्हें दबाने के लिए पूरा दम लगा दिया। राजा को इलाज के नाम पर पहले जबरन लंदन भेज दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद वो लौट आए। लौटने के बाद राजा आदिवासियों के मुद्दे को लेकर फिर से कैलाश नाथ काटजू के पास पहुँचे। काटजू कहाँ कुछ सुनने वाले थे। उनके सिर पर दिल्ली का दबाव और बेल्डी माइनिंग प्रोजेक्ट का नशा सवार था। उन्होंने प्रवीर चंद्र को बस्तर छोड़ने की सलाह दी और उनके छोटे भाई को राजा नियुक्त कर दिया। कांग्रेस ने भले ही प्रवीर चंद्र के भाई को राजा बना दिया था, लेकिन बस्तर की जनता अपना राजा उन्हें ही मानती थी। ऐसा करते करते 1962 के चुनाव आ गए। जनता कांग्रेस की करतूत से परेशान थी। नतीजा ये हुआ कि प्रवीर चंद्र समर्थित प्रत्याशियों ने बस्तर की 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया। अब कांग्रेस लोकतंत्र में राजा की बढ़ती ताकत देख घबरा गई थी। जनबल के कारण उसके कई माइनिंग प्रोजेक्ट बस्तर में नहीं चल पा रहे थे। इसी कारण सरकार ने उन्हें विद्रोही घोषित कर दिया। कुछ वर्षों तक यही चलता रहा। 25 मार्च 1966 को अचानक पुलिस ने राजमहल पर हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में राजा लहूलुहान हो गए। उन्हें बचाने के चक्कर में 11 आदिवासियों की जान चली गई। बात बाहर निकली तो देश में हंगामा मच गया। सरकार ने पुलिस के एनकाउंटर को सेल्फ डिफेंस करार दिया और पल्ला झाड़ लिया। सरकार को लग रहा था कि अब मामला रफा दफा हो गया है। उनके लाए प्रोजेक्ट तेजी से बस्तर में चलने लगे। खनिजों के दोहन के साथ आदिवासियों का शोषण भी बढ़ने लगा। औद्योगिक विकास का हिस्सा जनता को नहीं मिल रहा था। जनता अभी तक 25 मार्च 1966 को हुई सरकार की बर्बर कार्रवाई भी नहीं भूली थी। इसी कारण वो सरकार को अंग्रेज़ों की तरह दमनकारी मानने लगी। राजा की हत्या और सरकार के रवैये ने नफरत के बीज बो दिए थे। इसी कारण नक्सलियों की एंट्री आसान हो गई। दूसरी तरफ बंगाल में नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। अब तक कम्युनिस्टों को पता चल गया था कि बस्तर की जनता सरकार से खफा है। उन्होंने मौका देखा और नक्सलियों का मध्य प्रदेश यानी आज के छत्तीसगढ़ की ओर मुंह मोड़ दिया। ऑपरेशन से बचने के लिए नक्सलियों ने दंडकारण्य को अपना ठिकाना बना लिया। बस्तर के घने जंगल उनका साथ दिए। दूसरी तरफ सरकार से खफा लोगों को नक्सलियों ने आसानी से बरगला लिया। ऐसे में उनके लिए बस्तर एक सेफ हाउस बन गया। बस्तर के सेफ हाउस से एंटी इंडिया कम्युनिस्टों ने आदिवासियों को बरगलाना शुरू किया। उन्होंने लगातार उग्र तरीके से लोकतंत्र का विरोध शुरू किया। देखते ही देखते नक्सली भारत की सिक्योरिटी के लिए बड़ी समस्या बन गए। इनके खिलाफ ऑपरेशन चले तो इन्होंने घने जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे इन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक अपना विस्तार कर लिया। ऐसे ही नक्सलवाद का रेड कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। भारत के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में अभी भी नक्सलियों का एक तरफा राज चलता है। सरकारी योजनाएं दशकों से यहाँ साकार नहीं हो पाई हैं। नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ प्रभावित है। यहीं से नक्सलवाद का सबसे विकृत चेहरा देखने को आता है। इनकी जड़ें एंटी इंडिया एलिमेंट से भी जुड़ी हुई हैं। यहीं से इनको हथियारों की आपूर्ति होती है। इस पूरे सिंडिकेट पर अब गहरी चोट पहुंच रही है। इसके लिए सरकार एक ओर समावेशी विकास का रास्ता अपना रही है, दूसरी ओर उन्हें लगातार ढेर किया जा रहा है।